हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर नंबर फर्स्ट जो कि है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के जो 2016 का जो पेपर है, इसके संपूर्ण पेपर को हल करने वाले हैं हम लोग। और इस वीडियो में हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद में जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 को जो है इस वीडियो में हम पूरी तरह से जो है समाप्त करने वाले हैं। और उसके बाद में फ्री नोट्स और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां पे जाके आप लोग जो है देख सकते हैं। और उसके बाद में जो है अगर सेकंड सेमेस्टर का आप लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो जो है चैनल पर जाके वहाँ पे देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का जो है प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, तो वहाँ पे आप लोग एक एक प्लेलिस्ट देख सकते हैं और उसके बाद में एक एक सब्जेक्ट जो है समाप्त कर सकते हैं। यहाँ हमारा जो है पेपर वन वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा बिल्कुल टॉपिक वाइज बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल रियल पेपर है। ठीक है, द्वितीय सेमेस्टर 2016 का जिस प्रकार से आपके एग्जाम में आता है सेम वही पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्णांक देख सकते हैं। ये पेपर नंबर फर्स्ट जो है आपका 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाता है और इसमें अगर बात करें पूर्णांक की तो पूर्णांक आपका 50 नंबर का होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो है इसको समाप्त करेंगे। उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे और उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है। गीजू भाई है, स्वामी विवेकानंद है, महात्मा गांधी है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। तो जो दीवा स्वप्न पुस्तक है इसके जो है लेखक गीजू भाई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद में सेकंड नंबर की हम अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो परिवार या समाज में रहकर सीखी जाती है। ठीक है, यानी स्कूल में जो शिक्षा सीखी जाती है उसे औपचारिक शिक्षा कहेंगे, लेकिन परिवार में जो शिक्षा सीखी सीखी जाती है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहेंगे। तो अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं कि स्थान निश्चित नहीं होता है, समय निश्चित नहीं होता है, स्वतंत्र होती है, उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से इसमें जो है कोई स्थान निश्चित नहीं होता है और इसमें समय भी निश्चित नहीं होता है और स्वतंत्रता भी होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपका सही हो गया। अगर यहीं पे जो है औपचारिक शिक्षा अगर रहता है तो औपचारिक शिक्षा में जो है स्थान निश्चित होता है। स्थान निश्चित क्यों होता है? क्योंकि ये एक दायरे में होकर जो है शिक्षा प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या है कि जैसे औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो इसमें जो है स्कूली शिक्षा जो होता है ये फॉर्मल एजुकेशन होता है। ठीक है, और इसमें समय टाइम पीरियड भी इसमें एक फिक्स होता है और इसमें उतना स्वतंत्रता नहीं रहती है। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में आप लोगों ने देखा। उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करें, यहाँ पे दिया है संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान में किस भाग को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, अंग्रेजी हो गया या फारसी हो गया। तो यहाँ पे आपका जो हिंदी होता है इसे जो है संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 4 नंबर की अगर हम बात करें तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? जॉन लॉक का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, जॉन डेवी का है या महात्मा गांधी का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जॉन डेवी का है। ठीक है, जॉन डेवी का है। ये अगर त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, अगर दो मुखी प्रक्रिया हो तो एडम्स हो जाएगा, एडीएमएस। ये जो है दो मुखी प्रक्रिया हो जाएगा। अगर हम बात करें इसको अगर ट्रिक से आप लोग याद करना चाहें तो एडम्स। अगर किसी में हम मान लो कि 2+2 करते हैं तो दो में जो है हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐड मतलब एडम्स हो गया। ठीक है, एडम्स मतलब जब एक से अधिक कोई चीज रहे तभी हम ऐड करते हैं। कोई अगर अकेला रहता है तो उसको हम ऐड नहीं करते हैं। इसीलिए जब एडम्स ऐड हमें करना है तो द्विमुखी प्रक्रिया, यहाँ पे द्विमुखी प्रक्रिया की हम बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप ऐड करते हैं तो एडम्स हो गया। और किसी एक कुछ भी चीज कोई भी चीज हो जाए तो एक को हम ऐड नहीं करते हैं। जब एक से अधिक रहता है तो उसी को ऐड करते हैं। तो इस प्रकार से ऐड करेंगे तो द्विमुखी यानी दो रहेगा तभी ऐड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं एडम्स, द्विमुखी और त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा?
ये जॉन डेवी ने कहा है। अब हम देखते हैं इसके आगे। इसके आगे दिया हुआ है 5 नंबर में दिया है कि शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो शिक्षा होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना या शारीरिक विकास करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। आपके अंदर जो शक्तियाँ हैं, जन्म लेने के बाद उसको जो है किस प्रकार से विकसित किया जाए, या शिक्षा एक माध्यम होती है, ठीक है? उसके बाद में हम देखते हैं 6 नंबर में दिया है कि दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसे पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं, डिस्टेंस लर्निंग, और उसके बाद में स्वतंत्र अध्ययन भी कहते हैं, और उपयुक्त सभी। इस प्रकार से जो है आपका चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हम 7 नंबर की अगर हम बात करें तो 7 नंबर में दिया हुआ है कि 7 नंबर में शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु होते हैं। शिक्षण के कौन से 3 केंद्र बिंदु होते हैं? अगर हम देखें तो यहाँ पे एडम्स एक जॉन डीवी है। अभी हमने देखा कि ये शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। वो अकॉर्डिंग किसके होता है? वो जॉन डीवी के अकॉर्डिंग होता है। तो जॉन अगर डेवी के अकॉर्डिंग हम देखें तो त्रिमुखी प्रक्रिया का है, तो त्रिमुखी प्रक्रिया में क्या हो जाएगा? त्रिमुखी प्रक्रिया में हो जाएगा बालक हो जाएगा आपका, उसके बाद में अध्यापक हो जाएगा, और अध्यापक के बाद में आपका हो जाएगा पाठ्यक्रम, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका 3 केंद्र होता है, 3 केंद्र बिंदु होता है, कौन-कौन सा? अध्यापक हो गया यहाँ पे दिया हुआ है, बालक हो गया, तो पाठ्यक्रम। यहाँ पे इस प्रकार से आपका ऑप्शन 7 सही हो गया। और किसने कहा कि त्रिमुखी प्रक्रिया है? तो जॉन डीवी ने कहा है, ठीक है? तो किस प्रकार से त्रिमुखी प्रक्रिया हम लोग याद करेंगे, और उसके बाद में द्विमुखी प्रक्रिया किस प्रकार से याद करेंगे, इसका हमने ट्रिक बताया। इसको अब आप लोग नहीं भूलेंगे, हम आशा करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं जो है 8 नंबर में दिया है कि शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देता है। शिक्षण जो होता है टीचिंग को रोचक और प्रभावशाली बना देता है। चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां या लेखक की कला। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां। इस प्रकार से यहाँ पे जो है आंशिक रूप से सभी प्रश्न सही हैं। चित्रकला हो गया, विज्ञान हो गया, लेखन की कला, शिक्षण की प्रयुक्त युक्तियां। लेकिन सबसे ज्यादा जो बेस्ट आंसर इसका होगा, ये शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां, ये राइट आंसर होगा, ठीक है? उसके बाद में हम देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में क्या दिया हुआ है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। शिक्षा एक प्रक्रिया है यानी माध्यम होता है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात, यानी जब बालक जन्म लेता है तो उसमें जो शक्तियां रहती हैं उसको जो है किस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाए, ये किसका कथन है, ठीक है? तो यहाँ पे जॉन डेवी दिया है, रूसो दिया है, फ्रोवेल दिया है और मांटेसरी दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये फ्रोवेल ने कहा है। इसको याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद में मारिया मांटेसरी भारत कब आई थी? मारिया मांटेसरी जो है भारत कब आई थी? 1909 में, 1919 में, 1929 में या 1939 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये 1939 में जो है मारिया मांटेसरी ने भारत आए थे। उसके बाद में 11 नंबर दिया है कि जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व होता है, अभिभावकों का, समाज का, या शिक्षकों का, या राष्ट्र का। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये शिक्षकों का जो है जनसंख्या शिक्षा में। जनसंख्या शिक्षा क्या होती है? यानी जनसंख्या के बारे में जो शिक्षा दी जाती है कि जनसंख्या को किस प्रकार से जो है रोका जा सकता है, किस प्रकार से कहाँ की जनसंख्या कितनी है, जो कहाँ की जनसंख्या कम है, कहाँ की जनसंख्या अधिक है। तो इन सभी जनसंख्या के बारे में जो है, पॉपुलेशन के बारे में जो शिक्षा दी जाती है, उसे जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका होता है? इसमें शिक्षकों का होता है। शिक्षक जो है बच्चों को या सभी अपने समाज को जो है जागरूक कर सकते हैं जनसंख्या शिक्षा के बारे में बताकर। उसके बाद में हम 12 नंबर की बात करते हैं तो शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, और शासकीय उदासीनता, और उपयुक्त सभी ने, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका सही शिक्षा के अधिकार की क्रियान्वयन, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, की प्रमुख चुनौती है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो है इस प्रकार से यहाँ पे जो प्रमुख चुनौतियां होती हैं, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, प्रशिक्षित यानी जो ट्रेनिंग टीचर है, ट्रेंड टीचर है, उसका अभाव है,
और दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम है उसमें दोष है। शासकीय उदासीनता, जो शासक होता है वो उदासीन है। तो इस प्रकार से इसका चुनौतियाँ, ये सभी चुनौतियाँ हैं, ठीक है? शिक्षा के अधिकार के। उसके बाद में हम 11 नंबर की बात करते हैं। 11 नंबर में दिया है कि पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक होता है छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, ठीक है? कि छात्रों को किस प्रकार से मोटिवेट किया जाए, इसके लिए पाठ्य योजना आवश्यक होती है, या छात्रों को भटकने से बचाने के लिए। उसके बाद में शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, शिक्षक को योजनाबद्ध करने हेतु। तो इसका जो राइट आंसर होगा, शिक्षण जो टीचिंग होता है उसको किस प्रकार से हम योजनाबद्ध कर सकते हैं कि कितने सत्र में कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है? तो पाठ्य योजना इसीलिए बनाया जाता है, पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक होता है तो शिक्षण को योजनाबद्ध करने के लिए। तो इस प्रकार से आपका ये 4 आंसर सही हो जाएगा और ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम 14 नंबर की बात करें तो परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा, या उपयुक्त सभी ने। तो यहाँ पे जो है परिवार के द्वारा जो बालक को प्राप्त होती है जीवन व्यवहार की शिक्षा, व्यवहार किस प्रकार से करना चाहिए, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा यानी दूसरों के साथ जो है मिलजुल कर किस प्रकार से रहना चाहिए, जीविकोपार्जन की शिक्षा, ठीक है? जीविकोपार्जन की शिक्षा परिवार के द्वारा दी जाती है। तो इस प्रकार से आपका 4 आंसर सही हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी। उसके बाद में हम देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में दिया है कि वैदिक कालीन यानी गुरुकुल शिक्षा जो होती है किस जीवन दर्शन पर आधारित होती है, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद, या व्यवहारवाद। तो ये जो है जो वैदिक कालीन शिक्षा होती है, ठीक है, ये प्राचीन कालीन शिक्षा भी इसे कहते हैं। तो ये जो है आपका आदर्शवाद पे जो है आधारित होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो है बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है आपके एग्जाम में किस प्रकार से बने हुए हैं, ठीक है? तो आप लोग जो है लास्ट तक बने रहिएगा, हम लोग एक-एक करके देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 16 नंबर है। ये भी जान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में जो है 15 क्वेश्चन आता है, ठीक है? जो 50 नंबर का पूर्णांक होता है उसमें 15 क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में दिया है कि टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनको जो है किस धारणा में विश्वास रखते थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने मानवतावाद, वैश्विकता और प्रकृति के साथ जो है सामंजस्य धारण में विश्वास रखते थे। उन्होंने शिक्षा को आत्मविश्वास और स्वतंत्र सोच का साधन माना। आत्मविश्वास और स्वतंत्र सोच का ये साधन मानते हैं शिक्षा को, जिससे व्यक्ति समाज और विश्व के प्रति उत्तरदायित्व बन सके, ठीक है? यानी व्यक्ति समाज के प्रति कि उसका समाज में क्या कर्तव्य होता है और विश्व के प्रति जो है किस प्रकार से उसकी अहम भूमिका होती है, इसके लिए जो है वो उत्तरदायित्व का भूमिका किस प्रकार से अदा कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पे 17 नंबर में दिया हुआ है। 17 नंबर में क्या दिया हुआ है कि फ्रोबेल की किन्हीं दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो द एजुकेशन ऑफ मैन ये 1826 में लिखा गया था। उसके बाद में मदर प्ले एंड नर्सरी सॉन्ग ये 1844 में लिखा गया था। ये रचनाएं बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और खेल आधारित शिक्षा पर आधारित है। यहाँ पे देख सकते हैं मदर प्ले और नर्सरी सॉन्ग, ठीक है? ये बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और खेल आधारित, ठीक है? खेल आधारित शिक्षा पर आधारित था ये जो है रचना। उसके बाद में हम देखते हैं जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो जनसंख्या की शिक्षा किसे कहते हैं? यानी जनसंख्या के बारे में जो शिक्षा बच्चों को या समाज को दी जाती है उसे जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। इसकी एक परिभाषा लिखिए। जनसंख्या शिक्षा वह प्रक्रिया है जो जनसंख्या, परिवार नियोजन, ठीक है? और इससे संबंधित सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाती है, ताकि व्यक्ति जिम्मेदार जनसंख्या निर्णय ले सके। उसके बाद में हम 19 नंबर की बात करते हैं तो दूरस्थ शिक्षा की कोई दो विशेषताओं के बारे में लिखिए। दूरस्थ शिक्षा का मतलब होता है डिस्टेंस डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है? इसमें क्या होता है कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच भौगोलिक दूरी होती है। दूरस्थ शिक्षा की दो विशेषताओं के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे शिक्षक और जैसे यहाँ पे शिक्षक हो गया और उसके बाद में यहाँ पे विद्यार्थी हो गया।
इसे कहते हैं डिस्टेंस लर्निंग, यानी डिस्टेंस बीच में जो है कुछ दूरी रहता है, ठीक है? भौगोलिक दूरी रहता है। जैसे इसको जो है ऑनलाइन, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है अध्ययन प्रदान की जाती है, अध्ययन सामग्री, ठीक है? जो पढ़ने वाली सामग्री बुक वगैरह होता है, इसको ऑनलाइन माध्यम से जो है प्राप्त की जाती है, जिसे लचीलापन होता है, ठीक है? अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। अनौपचारिक शिक्षा मतलब इनफॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन। जो इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, इसके लक्ष्य को, उद्देश्यों को जो है बताना है। तो अगर हम अनौपचारिक शिक्षा की बात करें, तो अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, इसको आप लोगों को पता है कि अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जो समाज में और परिवार में रहकर शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, ठीक है? यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य जीवन कौशल सिखाना होता है, यानी स्किल सिखाना होता है, आत्मनिर्भर बढ़ाना, आत्मनिर्भर किस प्रकार से बन सकते हैं और सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को जो है सशक्त करना। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहारिक विकास, ठीक है? व्यवहारिक विकास को जो है करना होता है। उसके बाद में मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया जो है विभिन्न प्रकार के मीडिया जैसे हो गया, टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, चित्र हो गया और एनिमेशन का संयोजन होता है, ठीक है? जिसका उपयोग सूचना को आकर्षक और प्रभावी ढंग से जो है प्रस्तुत करने के लिए किया जा सकता है। अगर आप बायो की क्लास कर रहे हैं, अगर शरीर के बारे में देखना चाहते हैं कि डाइजेशन सिस्टम किस प्रकार से होता है, पाचन क्रिया किस प्रकार से शरीर का होता है, तो उसके लिए आप लोग जो है यूट्यूब पे एनिमेशन वीडियो करके वहाँ पे डाल सकते हैं कि ठीक है, डाइजेशन सिस्टम एनिमेटेड एनिमेटेड वीडियो करेंगे तो वहाँ पे जो है बिल्कुल एनिमेशन द्वारा, अगर एनिमेशन आपको पता नहीं है कि एनिमेशन क्या होता है, ठीक है? तो उसको प्रभावशाली और आकर्षक ढंग से वहाँ पे बताया जाता है, ठीक है? 3D में। तो यहाँ पे मल्टीमीडिया के अंतर्गत टेक्स्ट हो गया, ऑडियो, वीडियो, चित्र और एनिमेटेड का संयोजन होता है। इसी को जो है सम्मिलित रूप को जो है मल्टीमीडिया कहते हैं इन सभी को। उसके बाद में 22 नंबर में क्या दिया हुआ है कि बुद्धकालीन शिक्षा की कोई 2 विशेषताओं के बारे में लिखिए। बुद्धकालीन शिक्षा के बारे में जो है केवल 2 विशेषताओं के बारे में लिखना। बुद्धकालीन शिक्षा जो है, शिक्षा नैतिक और धार्मिक मूल्यों पर आधारित होती थी, नैतिक होता था और धार्मिक मूल्यों पर आधारित होता था। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित था। उसके बाद में आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए, तो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक प्लेटो हो गए, इमैनुअल कांट हो गए, ये विचारक आदर्शवाद के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं, जिन्होंने सत्य, ज्ञान और नैतिकता के उच्च आदर्शों का जो है प्रचार किया है। उसके बाद में हम 14वें नंबर की बात करते हैं, तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो इसके बारे में हमने जो है बिल्कुल स्वामी विवेकानंद के बारे में जो है फुल डिस्कशन एक पेपर फर्स्ट के वीडियो में हम लोग किए हुए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम अगर हम बात करें, तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने भारतीय संस्कृति और वेदांत दर्शन के प्रचार किया है, ठीक है? और युवाओं के लिए जो है आत्मनिर्भर का संदेश दिया है। यहाँ पे जो है आप लोगों को जो है जितना पूछा जाता है उतना ही एग्जाम में लिखना है, ठीक है? अगर एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपके पास समय है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास समय है तो एक्स्ट्रा नॉलेज वहाँ पे जो है आप लोग लिख सकते हैं। अगर समय नहीं है तो जितना क्वेश्चन पूछा गया है उतना आप लिख दीजिए, नंबर जो है आप लोगों को भरपूर पूरी तरह से प्राप्त होगा, ठीक है? उसके बाद में हम 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर में दिया है कि टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की थी? यानी कब किया था? यानी 1901 में किया था। पश्चिम बंगाल के बोलपुर जो वीरभूम है में शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना किया था, ठीक है? और उसके बाद में विद्यालय का उद्देश्य पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली को जो है आधुनिक दृष्टिकोण के साथ जो है जोड़कर समग्र शिक्षा प्रदान करना था, जिससे प्रकृति के साथ सामंजस्य हो। उसके बाद में 26 नंबर में दिया है कि जनसंख्या शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या था? जो जनसंख्या शिक्षा होता है उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका ये होता है मतलब कि जो समाज में जनसंख्या को किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए कि उसके द्वारा जो है भोजन हो गया, जो है उसके बाद में मेडिकल सुविधाएँ हो गई, इस प्रकार इसको जो है किस प्रकार से जो है कि संतुलित किया जाए और स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो है उचित निर्णय किस प्रकार से लिया जाए, तो ये जनसंख्या शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होता है, ठीक है? उसके बाद में हम देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या होता है कि हानिकारक तत्व जैसे हो गया, रासायनिक हो गए, जैविक हो गया और भौतिक प्रदूषण जैसे वायु, जल, मिट्टी के मिलकर प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ते हैं, जिससे मानव, वन्यजीव
और पारिस्थितिक तंत्र का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण जो है मानव पर प्रभाव पड़ता है और वन्य जीव और उसके बाद में इकोसिस्टम पर जो है नकारात्मक इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? तो बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ जो है आपके महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है। और इसी को जो है नई तालीम या वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। जिसका उद्देश्य शिक्षा को व्यवहारिक बनाना, स्वावलंबी बनाना और सामाजिक रूप से उपयोगी बनाना। इसका मुख्य फोकस अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि बुनियादी शिक्षा का जो है किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। लेकिन इनके विचार क्या थे? इन्होंने बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत जो है क्या चाहते थे? ये चाहते थे, इनका मेन फोकस था, बुनियादी शिक्षा का मेन फोकस जो है हस्तशिल्प और श्रम पर था। ठीक है, जो हाथ से किया जाता है। उसके बाद में प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम जो है अकादमी था। ठीक है, यह दुनिया का पहला उच्च शिक्षा संस्थान माना जाता है। ठीक है, उच्च शिक्षा संस्थान माना जाता है, यानी हायर एजुकेशन संस्थान माना जाता है, जहाँ प्लेटो ने दार्शनिक शिक्षा दी। ठीक है, दार्शनिक शिक्षा दी और उन्होंने इसे एथेंस, ग्रीस में स्थापित किया है, जो लगभग 387 ईसा पूर्व में शुरू की गई थी। ठीक है, उसके बाद में 30 नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि राज्य से क्या अभिप्राय होता है? राज्य से अभिप्राय एक राजनीतिक संगठन से होता है, जो एक निश्चित भूभाग पर प्रभुत्व रखता है। ठीक है, जैसे अगर राज्य की परिभाषा देना हो राज्य की आपको, तो राज्य के लिए जो है क्या होना चाहिए? एक भूमि होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में इसके एक नागरिक होना चाहिए, नागरिक नागरिक होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है नागरिक के साथ साथ क्या होना चाहिए? तीसरा हो संप्रभु, संप्रभु। ठीक है, तो ये जो है मेन तत्व होते हैं। ठीक है, मेन तत्व मतलब ये थ्री एलिमेंट होते हैं। राज्य की परिभाषा को अगर परिभाषित करना है, इसमें कोई राज्य को राज्य कब कहेंगे? भूभाग होना चाहिए और उसमें राज्य में जो है नागरिक होना चाहिए। और अगर हम बात करें सबसे मेन यहाँ पे होता है संप्रभु, संप्रभु होता है, संप्रभु। ठीक है, संप्रभु का मतलब होता है कि हम अपने देश के कानून 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उसके पहले हमारा देश जो है भारत देश संप्रभु नहीं था। लेकिन उसके बाद में आजाद होने के बाद हमारा देश संप्रभु हो गया, क्योंकि उसके पहले जो है हमारे देश का नियम कानून जो है किसी दूसरे देश के लोग चलाते थे। ठीक है, जैसे अंग्रेज। अगर उसके बाद में हम जब सक्षम हो गए, संविधान बनाए, भारत आजाद हुआ, तो उसमें जो है हम अपने अनुसार नियम या कानून को बनाकर जो है भारत को चला सकते हैं कि भारत में किस प्रकार से नियम होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो संविधान यानी देश ये संप्रभु हो गया, संप्रभु राष्ट्र हो गया। तो राज्य से परा एक राजनीतिक संगठन से है जो एक निश्चित भूभाग पर प्रभुत्व रखता है। इसमें सरकार, नागरिकता, ठीक है, वो न्याय प्रणाली और संप्रभुता के तत्व शामिल होते हैं, एलिमेंट शामिल होते हैं, जो समाज की सुरक्षा, शांति और समृद्धि को जो है सुनिश्चित करने के लिए नियमों का संचालन करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों का अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है बिल्कुल समाप्त हो गया। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। यहाँ पे दिया है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? तो त्रिमुखी प्रक्रिया आपके जो है जॉन डीवी ने कहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है, तो त्रिमुखी प्रक्रिया जो है, त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डीवी ने कहा है और द्विमुखी प्रक्रिया एडम्स ने कहा है। ठीक है, और त्रिमुखी प्रक्रिया के बारे में अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? अध्यापक आते हैं, शिक्षक आते हैं और पाठ्यक्रम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना जाता है, क्योंकि यह तीन प्रमुख घटकों के आधार पर होता है, जैसे शिक्षक हो गया, शिक्षार्थी हो गया और समाज हो गया। समाज यहाँ पे नहीं होता है, समाज नहीं, ये पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। शिक्षक ज्ञान का स्रोत होता है, शिक्षार्थी वह होता है जो इसे प्राप्त करता है और समाज वह है, समाज नहीं, ये पाठ्यक्रम यहाँ पे होगा। ठीक है, जो पाठ्यक्रम होता है आपका, पाठ्यक्रम इसमें दिया रहता है, करिकुलम इसमें दिया रहता है कि सिलेबस क्या होगा और टाइम, सब कुछ इसमें दिया रहता है। और इस प्रक्रिया में शिक्षक जो है
शिक्षार्थी को समाज की आवश्यकताओं नहीं, यहाँ पे जो है पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं और मूल्यों के अनुरूप ढालता है। शिक्षा का उद्देश्य न केवल व्यक्तित्व विकास करना है यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, बल्कि समाज में समरसता और मानवता की उन्नति के योगदान देना होता है। तो त्रिमुखी में जो है आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, शिक्षक हो जाएगा, अध्यापक हो जाएगा और उसके बाद में पाठ्यक्रम हो जाएगा। ठीक है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। उसके बाद में हम 32 नंबर की हम बात करते हैं, तो वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताओं के बारे में बात कीजिए। जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसकी विशेषताओं के बारे में हमको देखना है, ठीक है। तो वैदिक कालीन शिक्षा मुख्य रूप से जो है धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा पर जो है आधारित होता था। इसका प्रमुख उद्देश्य होता था व्यक्ति के आचरण, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास जो है किस प्रकार से किया जाए। गुरुकुल प्रणाली में जो है शिक्षा दी जाती थी, जहाँ छात्र गुरु के संरक्षण में रहते थे। ठीक है, गुरुकुल में जो है वहां पे रहकर जो है शिक्षा प्राप्त करते थे। विद्यार्थी जो है वेद, उपनिषद, दर्शन, विज्ञान और कला जैसे विषयों का जो है अध्ययन करते थे। वैदिक शिक्षा के माध्यम से जो है शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास पर जोर दिया जाता था, जिसके अलावा योग, तपस्या और ध्यान को जो है शिक्षा के अभिन्न अंग माना जाता था। उसके बाद में हम 33 नंबर की बात करते हैं, प्रयोजनवाद के किन्हीं 4 गुण एवं दोषों को लिखिए। प्रयोजनवाद, यहाँ पे देख सकते हैं प्रयोजनवाद के गुण और दोष को जो है लिखना है। तो प्रयोजनवाद के सबसे पहले हम गुण देखते हैं। तो यह शिक्षा को व्यवहारिक और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। शिक्षा के अनुभव और आवश्यकताओं की आधारित होता है, अनुभव पर और आवश्यकताओं पर आधारित होता है। 3 नंबर सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा को बदलने पर जोर देता है, यानी समाज की आवश्यकताएं क्या है उसको जो है ध्यान में रखते हुए शिक्षा का जो उद्देश्य होता है उसको जो है बदल सकते हैं प्रयोजनवाद। 4 नंबर में दिया है कि बच्चों को समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करने के लिए जो है प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। जो समस्याएं होती हैं बच्चे की, उनको जो है किस प्रकार से हल करना चाहिए, उसको जो है विकसित करना चाहिए। उसके बाद में दोष देखते हैं, या नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा की अनदेखी करता है। ये नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा पर जो है जोर नहीं देखता है, ये अनदेखी करता है। ठीक है, ये प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंटल बेस पर जो है ये मेन फोकस करता है। दीर्घकालीन सिद्धांतों पर जोर नहीं देता है। अस्थायी ज्ञान के बजाय अस्थायी कौशल का ध्यान केंद्रित करता है। अस्थायी ज्ञान मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो अगर आप विज्ञान विषय पढ़ते हैं तो विज्ञान विषय का जो होता है ये अस्थाई ज्ञान नहीं होता है। अस्थाई का मतलब होता है जैसे मान लो कि जब परमाणु की खोज हुई तो अलग-अलग वैज्ञानिकों ने समय के अनुसार थॉमसन का मॉडल आया। उसके बाद में अलग-अलग रदरफोर्ड का मॉडल आया। तो इस प्रकार से जो है समय के अनुसार विकसित होता है। तो जब विज्ञान विकसित होता है तो इसका मतलब ये है कि ये अस्थाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक नियम खोज लिए तो ये जिन्हें हमेशा चलेगा। ये अस्थायी होता है। आपका जो साइंस वाला जो है साइंस सब्जेक्ट होता है इसमें जो कुछ रूल रहते हैं ये अस्थायी होते हैं, कभी भी परिवर्तन हो सकते हैं, ठीक है? तो खोज के अकॉर्डिंग जो है ये अस्थायी होता है, विज्ञान अस्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। तो दीर्घकालिक सिद्धांतों पर जोर नहीं देता, अस्थायी ज्ञान की बजाय अस्थायी कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल पर जो है ये आधारित होता है। शैक्षिक प्रक्रिया में अनुशासन की कमी होती है, ठीक है? अनुशासन की कमी होती है। उसके बाद में हम 34 नंबर की बात करते हैं, तो शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध के रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार को संक्षिप्त में लिखिए। यानी यहाँ पे जो बोलते हैं कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में किस प्रकार से रिलेशन होता है, यानी संबंध होता है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या विचार है, किस प्रकार से इनकी नजरिया है, ठीक है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में स्वतंत्रता, सम्मान और पारस्परिक सहयोग, यानी जो टीचर होते हैं उनका सम्मान किस प्रकार से और स्वतंत्रता और पारस्परिक सहयोग मतलब उनका किस प्रकार से सहयोग किया जाए इनके आधारित मानते थे। उनके अनुसार शिक्षक का कार्य केवल जानकारी देना नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर हो गए हैं तो वो केवल बच्चों को जो है जानकारी डिलीवर करे, ठीक है? तो बल्कि शिक्षार्थी को जो है आत्म अन्वेषण और स्वतंत्र सोच की दिशा में जो है मार्गदर्शन करना चाहिए। टैगोर ने शैक्षिक माहौल को स्वीकार किया और आनंदमय बनाने के लिए जो है बल दिया, जिसमें शिक्षार्थी की रुचि और उसके बाद में प्रकृति के साथ जो है जुड़ाव महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक को एक मार्गदर्शक और मित्र की भूमिका निभानी चाहिए। जो टीचर होते हैं वो एक मार्गदर्शक और मित्र की भूमिका निभानी चाहिए, जो बच्चों को
उनके आंतरिक विकास की ओर प्रेरित करता है। अब आप लोग बताइएगा कि जब आप लोग 3-4 या जूनियर में पढ़ते थे, तो उस समय ये बताइए कि आप लोगों के साथ कौन टीचर थे जो मित्रतापूर्वक व्यवहार करते थे? ठीक है? और कौन स्कूल में जो है एक टीचर हमेशा रहते हैं, जो कि बहुत ही खूंखार किस्म के होते हैं। खूंखार नहीं मतलब बहुत मारते वगैरह हैं, ठीक है? तो उसके बाद में हम देखते हैं 35 नंबर और वही टीचर जो है बाद में याद आते हैं कि सर बहुत मारे थे, इसीलिए जो है ये टॉपिक हमेशा हमको क्लियर है, ठीक है? तो जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के किन्हीं 4 उपायों को यानी जो जल में प्रदूषण होता है, इसको किस प्रकार से हम नियंत्रित कर सकते हैं, इसके 4 उपायों को हमको यहाँ बताना है। तो औद्योगिक अपशिष्ट का उपचार सबसे पहले हम देखते हैं, जो औद्योगिक अपशिष्ट होता है, जो कारखाने वगैरह होते हैं, इसको जो है किस प्रकार से जो है शुद्धिकरण करके पानी को जो है छोड़ा जाना चाहिए। उसके बाद में है घरेलू अपशिष्ट का उचित जो घरों की कचरे होते हैं, उसको सीधे जो है जल स्रोतों में नहीं बहाना चाहिए, उसको जो है जो आते हैं वहाँ एक जगह जो है उसको रखना चाहिए। उसके बाद में 3 नंबर है प्लास्टिक के उपयोग में कमी। जो प्लास्टिक की वस्तुएँ को जो है क्योंकि वो सड़ते-गलते नहीं हैं, ठीक है? कई वर्षों तक। तो उसको जो है उसका उपयोग जो है प्लास्टिक का उपयोग जो है कम करना चाहिए और जनगणना, जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को जो है जागरूक करना चाहिए और उन्हें स्वच्छता की शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद में हम 36 नंबर की बात करते हैं। 36 नंबर में दिया हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की क्या भूमिका हो सकती है? जैसे एनवायरनमेंट को किस प्रकार से हम कंज़र्व कर सकते हैं, इसको संरक्षित कर सकते हैं। इसमें जो है विद्यालय, जो विद्यालय होता है इसकी क्या भूमिका होती है? तो विद्यालय पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो है जागरूकता फैलाने के लिए जो है अहम भूमिका निभा सकता है। वह छात्रों को जो है पर्यावरण के महत्व के बारे में जो है शिक्षा प्रदान कर सकता है और वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियानों और जल संरक्षण गतिविधियों में उन्हें किस प्रकार से जो है शामिल कर सकता है और विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा के साथ-साथ जो है विभिन्न कार्यक्रमों का जो है आयोजन करके जो है बच्चों को जो है वहाँ पे जागरूक कर सकते हैं और अपने समाज को भी जागरूक कर सकते हैं। साथ-साथ विभिन्न कार्यक्रमों का जो है आयोजन करना चाहिए और जो छात्रों को प्रकृति के प्रति जो है संवेदनशील बनाते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षक बच्चों को पुनर्चक्रण, ऊर्जा की बचत और जैव विविधता की सुरक्षा के महत्व को जो है समझाने का प्रयास करना चाहिए ताकि वह जिम्मेदार नागरिक बन सके। ठीक है? अपने प्रति एक जिम्मेदार नागरिक बन सके कि किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण हम लोगों को करना है। तो यहाँ पे विद्यालय की भूमिका के बारे में हम लोगों ने देखा, तो ये सब आप लोग एग्ज़ाम में जो है लिख सकते हैं। उसके बाद में 37 नंबर की बात करते हैं तो बाल श्रम जो बचपन में जो है बच्चे मज़दूरी वग़ैरह करने लगते हैं, उसे बाल श्रम कहते हैं। किस प्रकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक होता है, ठीक है? तो बाल श्रम क्या होता है कि बचपन में बच्चे जब बाल श्रम करने लगते हैं, क्यों बाल श्रम करने लगते हैं? बाल श्रम का मतलब होता है कि बच्चे जब उनके पास अगर आर्थिक की कमी है, यानी रुपए-पैसे की कमी है, इसीलिए वो जो है छोटे में जो है बाल श्रम बचपन में जो है काम करने लगते हैं पैसे के लिए, ठीक है? तो इस प्रकार से उनके शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। तो बाल श्रम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा में बाधा होती है, ठीक है? क्योंकि बच्चों को उनके शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देता है। वह पढ़ाई के बजाय आर्थिक कारणों के कार्य के मजबूत होते हैं, ठीक है? आर्थिक कारणों से कार्य करने पर मजबूर मजबूर होते हैं, मजबूत नहीं मजबूर होते हैं, ठीक है? जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास जो है ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। बाल श्रम के कारण बच्चे स्कूल जाने का सही समय निकाल पाते हैं, जाने का समय नहीं निकाल पाते हैं और इसका सीधा असर उनकी शैक्षिक उपलब्धियों पर जो पड़ता है। बाल श्रम बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है, जो उनके भविष्य की बुरी तरह से जो है प्रभावित करता है। उसके बाद में हम 38 नंबर की बात करते हैं। 38 नंबर में दिया हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक एवं विद्यार्थियों की भूमिका पर अपने विचार लिखिए। जो सामाजिक परिवर्तन समाज को किस प्रकार से जो है परिवर्तित कर सकते हैं, इसमें शिक्षा की भूमिका जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन की क्या भूमिका होती है और शिक्षक जो होते हैं, टीचर की क्या भूमिका होती है और आपका जो स्कूल विद्यालय होता है, उसकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में जो है आप लोगों को भूमिका सभी की अलग-अलग भूमिका के बारे में बताना है। तो शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे जो है प्रभावी माध्यम होता है। शिक्षा सबसे पहले ये देख लीजिए शिक्षा जो है, शिक्षा ये माध्यम होता है। माध्यम क्या होता है? जैसे हमको मान लो कि यहाँ से जो है
शिक्षा केवल एक माध्यम होता है, ठीक है? जैसे मान लो कि हमको इलाहाबाद से जो है इलाहाबाद इलाहाबाद से हमको जो है यहाँ अयोध्या जाना है, मान लो अयोध्या, ठीक है? अयोध्या जाना है तो इसके लिए हम माध्यम का प्रयोग करेंगे। माध्यम मतलब या तो ट्रेन का प्रयोग करें या इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ट्रेन का प्रयोग करें या तो बस का प्रयोग करें या पर्सनल बाइक। बाइक से जो है दूर हो जाएगा। बाइक का प्रयोग करें या तो आप अपने पर्सनल गाड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? गाड़ी का जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ट्रेन, बस, बाइक और ये सभी जो गाड़ी हो गए, ये सभी साधन हो गए, ठीक है? साधन हो गया, ठीक है? तो यहाँ से इलाहाबाद से यहाँ जाने में आपने साधन का प्रयोग किया। इसी प्रकार से जो शिक्षा अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं, कोई व्यक्ति हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं कोई व्यक्ति हो गया, इसके अंदर जो है जो शक्तियाँ हैं, ये केवल जो है ये शिक्षा जो होता है, शिक्षा एक माध्यम होता है। आपका शिक्षा एक मीडियम होता है, ठीक है? मीडियम मतलब नैतिक विकास, सामाजिक विकास यानी चहुमुखी विकास जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, इसको जो है किस प्रकार से किया जाए तो शिक्षा के द्वारा जो है इन सभी का विकास कर सकते हैं। नैतिक विकास, सामाजिक विकास, सब कुछ विकास जो है शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। तो शिक्षा एक केवल माध्यम होता है, शिक्षा कोई जो है वस्तु या चीज नहीं होता है, ठीक है? तो शिक्षा से समाज में जागरूकता, समानता और सामाजिक न्याय की भावना बढ़ती है। शिक्षक समाज में मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, जो टीचर होता है, जो छात्रों को नैतिक मूल्यों, सहिष्णुता और समर्पण के जो है साथ साथ समाज सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। विद्यालय सामाजिक विकास के लिए एक मंच प्रदान करता है, जहां छात्रों को सामाजिक जिम्मेदारियों, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास के लिए शिक्षित किया जाता है। शिक्षा के माध्यम से जाति, धर्म और लैंगिक भेदभाव को जो है कम करने की मदद मिलती है। जाति हो गया और उसके बाद में धर्म हो गया और लैंगिक भेदभाव को जो है कम कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, जो फ्रोबेल थे उनके अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में हमको बताना। तो फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बच्चों के प्राकृतिक विकास को बढ़ावा देना, जो बच्चों का प्राकृतिक विकास होता है उसको किस प्रकार से जो है बढ़ावा दिया जा सके। वह मानते थे कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, आत्म अभिव्यक्ति और स्वतंत्र सोच का विकास करना होता है। फ्रोवेल ने खेल और गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया है। इसके माध्यम से खेल और गतिविधियों के माध्यम से जो है शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया है, ताकि बच्चे अपनी जिज्ञासा और रचनात्मकता को व्यक्त कर सकें। उनका मानना है कि बच्चों को उनके अनुभवों और गतिविधियों के आधार पर जो है सीखने के अवसर दिए जाने चाहिए, जिससे उनका संपूर्ण मानसिक और शारीरिक विकास हो सके। उसके बाद में 40 नंबर यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या माध्यम की बढ़ती भूमिका एवं उसके प्रभावों को अपने शब्दों में लिखिए। जो जनसंख्या माध्यम होता है, जनसंचार माध्यम, सॉरी, यहाँ पे जनसंचार की बढ़ती भूमिका किस प्रकार से जो है इसकी भूमिका बढ़ रही है और उसके प्रभाव, इसके क्या प्रभाव पड़ती हैं, उसको जो है अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है? तो जनसंचार माध्यम से आप समझते हैं मोबाइल हो गया, समाचार पत्र हो गया माध्यम, ठीक है? सूचनाएं हो गई, मनोरंजन, ये सभी जनसंचार माध्यम के साधन होते हैं। तो जनसंचार माध्यमों की भूमिका आज के समाज में जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। ये माध्यम जैसे समाज में सूचनाएं, समाचार और मनोरंजन जो है प्रदान करते हैं। इसके माध्यम से जनसाधारण को विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक के साथ-साथ जो है सामाजिक मुद्दों पर जो है जागरूकता घर बैठे प्राप्त हो जाती है। हालांकि जनसंचार माध्यमों के बढ़ते प्रक्रम से कभी-कभी जो है गलत जानकारी या अफवाहों का प्रसार होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो गलत जानकारी रहता है उसका प्रसार जो है बहुत ही वाइड रेंज में होता है, ठीक है? इसके सकारात्मक पहलुओं की अगर हम बात करें, पॉजिटिव इफेक्ट जनसंचार माध्यम की बात करें तो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और सामाजिक मुद्दों पर किस प्रकार से जागरूकता फैलाना इसका मुख्य जो है भूमिका होती है। जबकि नकारात्मक पहलू की बात करें तो अत्यधिक व्यापारिक और भ्रामक सूचनाएं हो सकती है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपका ये पेपर नंबर 2016 का पेपर नंबर 1
वर्तमान भारतीय समाज बिल्कुल पूरी तरह से जो है समाप्त हो चुका है। 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन हमने करा दिया है। और अन्य सभी पेपरों को आप लोग देखना चाहें तो आप लोग जो है पेपर प्लेलिस्ट जो है चैनल पर जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का प्लेलिस्ट हमने प्रीवियस ईयर पर बना दिया है, ठीक है? तो आप लोग अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? इस प्रकार से नोट्स को भी आप लोग प्राप्त करना चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ भी जो है टेलीग्राम पे जो है आप सभी लोगों को मिल जाएगा। आप सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम कहीं से भी आप लोग आसानी से जो है जुड़ सकते हैं। अगर व्हाट्सएप से तो यहाँ पे जो है क्लास का टाइमिंग बताया जाता है, सब कुछ यहाँ पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर दिया जाता है और जो कुछ डीएलएड से संबंधित न्यूज़ होता है, न्यूज़ वगैरह वो उन सभी का अपडेट जो है यहाँ पे सोशल मीडिया पे आप सभी लोगों को दिया जाता है। तो आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं और उसके बाद में अगर वीडियो या प्रयास अच्छा लगा हो, प्रीवियस ईयर जो है यहाँ पे बिल्कुल आप सभी लोगों को सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा एग्ज़ाम के पहले। तो यहाँ पे जो है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके आगे का पेपर हम लोग डिस्कशन करेंगे 2017 का पेपर। तो तब तक के लिए जय हिंद।